तो सोचिए जरा, साल है 2025, महीना दिसंबर का, और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो आ रहे हैं भारत के दौरे पर। अब ये अपने आप में तो एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन असली कहानी वो पर्दे के पीछे चल रही है। एक ऐसा सुरक्षा ऑपरेशन जो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि इस तरह की एक हाई प्रोफाइल यात्रा के लिए वो कौन सा सुरक्षा चक्र बनाया जाता है जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। हम देखेंगे कि जमीन पर असल में होता क्या है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं और किस तरह की हैरान कर देने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे सुरक्षा इंतजाम की एक बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करते हैं। इसमें तैनात जवानों से लेकर इस्तेमाल हो रही तकनीक और हाँ, इस पूरी यात्रा के भू राजनीतिक मतलब तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सुरक्षा घेरे से। हमारे सूत्रों में इसे अभेद्य सुरक्षा घेरा कहा गया है। ये सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगता है, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भारत का ही प्रयास नहीं है, बल्कि रूसी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये सहयोग कितना गहरा है? बिल्कुल, और यही सहयोग आप कह सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव है। देखिए, ये कोई आम सुरक्षा नहीं है, ये 5 परतों वाली, मतलब 5 लेयर्स वाली एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। ये डिफेंस इन डेप्थ का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां हर परत एक अलग तरह के खतरे को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई है। 5 परतें, इसे थोड़ा और समझाइए। पहली परत और 5वीं परत में क्या फर्क है? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बाहरी यानी पहली परत वो होती है दिल्ली पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब एनएसजी के कमांडो की। इनका काम है भीड़ को नियंत्रित करना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को दूर से ही रोकना, एक बड़ा दायरा सुरक्षित करना एक तरह से। फिर जैसे जैसे आप अंदर की परतों में जाते हैं, सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी होती जाती है। अंदर की जो 3 परतें हैं, वो राष्ट्रपति पुतिन की अपनी सुरक्षा टीम की होती हैं। उनकी अपनी टीम? जी, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा रूस के सबसे बेहतरीन सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पुतिन की हर आदत, हर हरकत का पता होता है। और सबसे भीतरी यानी 5वीं परत वो तब बनती है जब राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ होते हैं। अच्छा। तब भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी भी इस घेरे में शामिल हो जाती है। मतलब एसपीजी और रूसी गार्ड्स एक साथ? हाँ, सोचिए, 2 देशों की सबसे इलीट सुरक्षा एजेंसियां एक साथ एक ही व्यक्ति की सुरक्षा कर रही हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है ना? और मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ रेगुलर पुलिस या कमांडो ही नहीं है, स्वाट टीमों, एंटी टेरर स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीमों का भी जिक्र है। ये सब नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम में कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर लोग इन सबको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हर टीम का एक खास मकसद होता है। जैसे स्वॉट टीमें हैं, वो बंधक बनाने जैसी खतरनाक स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। एंटी टेरर स्क्वाड का काम है किसी भी आतंकी हमले की योजना को पहले ही नाकाम करना। और क्विक रिएक्शन टीमें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो किसी भी अप्रत्याशित घटना पर सेकंडों में जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैनात रहती हैं। तो मतलब वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित सिनारियो के लिए तैयारी कर रही हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा और जटिल जाल है। लेकिन इतने सारे अलग अलग देशों और एजेंसियों के लोग एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते होंगे, काम करने का तरीका भी तो अलग होता होगा। यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खासियत भी है। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये सहज समन्वय की बात है। इस तरह के मौक़ों पर हफ्तों पहले से जॉइंट ड्रिल और मीटिंग्स होती हैं। एक एक रास्ते का, एक एक मिनट का प्लान बनाया जाता है। ये दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को भी दिखाता है। जब आप अपनी सबसे बड़ी हस्ती की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश के साथ साझा करते हैं, तो ये उस रिश्ते की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत होता है। सही बात है। जमीन पर तो हजारों जवान तैनात हैं, लेकिन आज के दौर में असली लड़ाई तो तकनीक से लड़ी जाती है। तो मेरा अंदाजा है कि सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी कड़ी नजर रखी जा रही होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज की सुरक्षा बिना तकनीक के अधूरी है।
दिल्ली के आसमान पर ड्रोन्स का एक पूरा बेड़ा 2400 घंटे निगरानी रखेगा। ये ड्रोन्स हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस होते हैं और जमीन पर मौजूद टीमों को रियल टाइम जानकारी भेजते रहते हैं। रियल टाइम मतलब बिल्कुल लाइव। हाँ, बिल्कुल लाइव। मतलब काफिला कहाँ है, आगे ट्रैफिक कैसा है, किसी छत पर कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही, हर चीज पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन और सीसीटीवी तो अब आम हो गए, लेकिन मैंने सूत्रों में एआई मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरों के बारे में भी पढ़ा है। दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में ये तकनीक कैसे काम कर सकती है? क्या ये सच में उतनी कारगर है? ये तकनीक अब वीआईपी सुरक्षा का भविष्य है। इसे ऐसे समझिए, इन कैमरों के डेटाबेस में हजारों संदिग्धों और आतंकवादियों के चेहरे पहले से ही फीड होते हैं। जब काफिला गुजरता है तो ये कैमरे सड़क के किनारे खड़े हजारों लोगों के चेहरों को 1 सेकंड में स्कैन कर लेते हैं। 1 सेकंड में हजारों चेहरे? जी हाँ, और जैसे ही कोई चेहरा डेटाबेस से मैच होता है, कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट चला जाता है। ये खतरों को होने से पहले ही पहचान लेने की कोशिश है। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन तकनीक के साथ अपने खतरे भी होते हैं। जैसे मैंने जैमर के बारे में पढ़ा है, ये रिमोट से चलने वाले बमों को रोकते हैं। पर क्या इनके इस्तेमाल से कोई चुनौती भी होती है? मतलब क्या ये हमारे अपने सुरक्षा बलों के कम्युनिकेशन में रुकावट नहीं डालते? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसे सिग्नल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही महीन कला कह सकते हैं। सुरक्षा टीमों को एक सुरक्षित फ्रीक्वेंसी बबल बनाना होता है। इस बबल के अंदर दुश्मन के सिग्नल, जैसे कि मोबाइल फोन या रिमोट कंट्रोल के सिग्नल, ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अपनी टीम के सिग्नल चलते रहते हैं। हाँ, सुरक्षा एजेंसियों के अपने रेडियो और फोन एक खास सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर काम करते रहते हैं। यह एक बहुत ही जटिल तकनीकी संतुलन है जिसे साधना बेहद मुश्किल होता है। और हवाई खतरों के लिए क्या इंतजाम है? आजकल छोटे-छोटे ड्रोन से हमले का खतरा भी तो बढ़ गया है। उसके लिए भी खास तैयारी है। एंटी ड्रोन गन और रेडियो सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं। ये सिस्टम किसी भी अनधिकृत ड्रोन के सिग्नल को पकड़कर उसे या तो जमीन पर उतार देते हैं या हवा में ही जाम कर देते हैं। अच्छा। साथ ही काफिले के रास्ते में आने वाली ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो किसी भी हवाई या जमीनी खतरे को दूर से ही बेअसर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का 360 डिग्री तकनीकी सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो हमने जवानों की बात कर ली, तकनीक की भी बात कर ली। अब आते हैं जमीनी व्यवस्था पर, क्योंकि ये सब चीजें तभी काम करेंगी जब जमीन पर सब कुछ योजना के मुताबिक हो। राष्ट्रपति के आने जाने वाले रास्तों और जगहों को कैसे सुरक्षित किया जाता है? उसे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़े सभी मार्गों और स्थानों की कड़ी सुरक्षा जांच की जाती है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरेगा, उस पूरे इलाके को घंटों पहले से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। घंटों पहले से? जी, हर गली, हर इमारत, मैनहोल, कूड़ेदान, हर चीज की जांच की जाती है। दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी खुद इन व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहां हर मिनट ट्रैफिक जैम रहता है, वहां एक वीआईपी काफिले को बिना रोके निकालना कितना मुश्किल होता होगा। इससे तो आम लोगों को बहुत परेशानी होती होगी, है ना? होती है, बिल्कुल होती है। ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम है। एक तरफ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक की सुरक्षा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का रोजमर्रा का जीवन। इसीलिए पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। लोगों को बताया जाता है कि कौन से रास्ते बंद रहेंगे और वे कौन से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश यही होती है कि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, लेकिन आम जनता को भी कम से कम असुविधा हो। तो ये सुरक्षा और नागरिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, एक सचेत कोशिश। ये सुरक्षा का स्तर तो लगभग एक युद्ध की तैयारी जैसा लगता है। क्या ये मानक प्रक्रिया है या इस यात्रा से जुड़ा कोई खास खतरा है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये सिर्फ किसी खास खतरे की बात नहीं है, ये एक संदेश देने की भी बात है। इस तरह की अभूतपूर्व सुरक्षा दिखाकर भारत और रूस दोनों दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि उनका ये गठबंधन कितना मजबूत और गंभीर है। साथ ही 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये राष्ट्रपति पुतिन की पहली यात्रा है। सही। वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति को लेकर बहुत बहस चल रही है। ऐसे में ये यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी 23वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक है। तो इस बैठक के एजेंडे में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है? एजेंडे में 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। पहला है सैन्य समझौता।
एक बहुत अहम समझौता है RELOS, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। रूस की संसद ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है। अच्छा, रिलॉस, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में इसका मतलब है कि अब दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास या मानवीय अभियानों के लिए एक दूसरे के बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगी। यह चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक कदम है। और दूसरा, मैंने रक्षा सौदों के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, दूसरा अहम मुद्दा है रक्षा सौदे। रूस के 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान, Su-57, ये तो स्टेल्थ फाइटर जेट है ना? बिल्कुल, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसकी और अतिरिक्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की खरीद पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह भारत की हवाई ताकत को पड़ोसी देशों के मुकाबले कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन भारत तो अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। S-400 सौदे पर अमेरिका के साथ पहले ही इतनी खींचतान हो चुकी है। क्या इन नए सौदों से पश्चिमी देशों के साथ हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। भारत, जिसे रणनीतिक स्वायत्ता कहता है, उसका यही मतलब है कि वो अपने फैसले खुद लेगा, बिना किसी के दबाव में आए। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये यात्रा एक तरह से उसी संतुलन को साधने का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, भारत दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अर्थव्यवस्था का है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है व्यापार और अर्थव्यवस्था। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है, जो अभी लगभग 68.7 अरब डॉलर है। इसमें बड़ा हिस्सा रूस से भारत के तेल आयात का है, जो हमें रियायती दरों पर मिल रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये व्यापार डॉलर में नहीं हो रहा। मतलब ये रुपया रूबल में हो रहा है? जी हाँ, पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपया रूबल में भुगतान की व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक तरह से डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देना भी है। इसके अलावा भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात आगे बढ़ रही है। ये आर्थिक पहले दोनों देशों को सामरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक दूसरे के और करीब ला रही हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वो सिर्फ एक नेता की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच के गहरे और मजबूत होते रिश्ते का प्रतीक है। ये एक विशाल एकीकृत अभियान है, जिसमें दुनिया के बेहतरीन जवान, सबसे आधुनिक तकनीक और बहुत ही सधी हुई प्लानिंग शामिल है। बिल्कुल, और इस सुरक्षा का पैमाना ही इस यात्रा के भू राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। यह एक बदलती हुई विश्व व्यवस्था में एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के बारे में है, जहां दोनों देश अपनी शर्तों पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वे सोच सकते हैं। जरूर, यहाँ एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। रुपया रूबल व्यापार और पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने पर इतने गहने ध्यान को देखते हुए भारत और रूस जैसे देशों के बीच एक नई लंबी अवधि की आर्थिक संरचना कैसी दिख सकती है? और ये पारंपरिक डॉलर आधारित व्यवस्था से हटकर ग्लोबल व्यापार के तौर तरीकों को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? ये सवाल शायद आने वाले दशक की भू अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेगा।